अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं। तो नए आने वाले दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डाटा दो तरीके से कलेक्ट हो सकता है, या तो हम पूरे डाटा पर सेंसस कर लें या उसके कुछ सैंपल लेकर उन पर रिसर्च कर लें। तो फिर मैंने उसके बाद बात की थी कि यानी पूरी सेंसस में हम जो चीज़ यूटिलाइज़ करते हैं वो आती है पॉपुलेशन, ठीक है। तो जिस चीज़ के बारे में हमने डेटा हो उसके तमाम लोगों को मिला के हम पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन को फर्दर मैंने क्लासिफाई किया था फिनाइट और इनफिनाइट पर, उनके साइज़ के हिसाब से। और फिर मैंने हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का आपको बताया था। और उसके बाद मैंने बात की थी कि सैंपल, टारगेट और पॉपुलेशन के दरमियान यानी ये सारी पॉपुलेशन की टाइप्स क्या होती हैं, इनका डिफरेंस आप लोगों को बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। सैम्पलिंग फ्रेम से मुराद एक पॉपुलेशन के दरमियान तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं, और हमने इसकी खुसूसियात बताई थी। फिर उसके बाद मैंने एडवांटेजेस की भी बात की थी। फिर मैंने लास्ट वीडियोस में यानी जो मोस्ट रिसेंट वीडियो थे उसमें मैंने सैम्पलिंग के दरमियान एरर बताए थे। सैम्पलिंग एरर वो होता है जो कि सैंपल और पॉपुलेशन के दरमियान जो थोड़ा बहुत 18-19 का फ़र्क होता है, क्योंकि सैम्पलिंग में हमें कभी एक्यूरेट डेटा तो नहीं मिल सकता, लेकिन पॉपुलेशन में हमें मिल जाता है। तो ये तो 18-19 का वो निग्लिजिबल एरर होता है, तो इसको हमने सैम्पलिंग एरर बताया था और मैंने इसका फार्मूला भी बताया था। फिर मैंने नॉन सैम्पलिंग एरर यानी वो एरर जो कि सैम्पलिंग के तो नहीं होता है बल्कि डेटा कलेक्शन में आ जाते हैं, तो वो उन पर बात की थी। फिर मैंने आप लोगों को सैम्पलिंग एरर से बचने के, नॉन सैम्पलिंग एरर से और सैम्पलिंग एरर से, जो कि मैंने एडिंग यहाँ स्लाइड में नहीं डाली थी लेकिन मैंने आपको वैसे बताया था, तो उनसे बचने के तरीके बताए थे। तो आज हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन से सैंपल कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि दो किस्म की होती हैं, एक पॉपुलेशन और एक सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में इस तरह होता है, पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया जाता है। तो सैंपल लेने के क्या तरीका है, या तो इस तरह करूँ ना, मैं किसी बंदे को कहूँ भाई आपने ये जाना है, ये ब्लू वाला एरिया ना, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वहाँ जाके हर बंदे का कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गई नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। और एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग में इस तरह होता है भाई जा यहाँ जिसका मर्जी है तू पता कर और उसको से लेना शुरू कर, जो बंदा तेरे आगे आता है उससे इंटरव्यू करता रहे, हर तरफ घूम, ठीक है। ये हो गई रैंडम सैम्पलिंग। तो बहरहाल मैं आप लोगों को इनको फर्दर समझाता हूँ यानी डिटेल में। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में इस तरह होता है कि हम किसी शख्स को कहते हैं भाई जाओ, ठीक है, तो आपने जाकर डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो जाता है डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। उसे ये नहीं कहा जाता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, उसे कहा जाता है भाई तू जो अपनी मर्जी कर, वो अपनी मर्जी जाके करता है, उसकी अपनी जजमेंट है, उसकी अपनी सोच है, ठीक है। तो उसके फर्दर हम कभी कभार ऐसे करते हैं कि उसको में कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। उस क्राइटेरिया को हम अमूमन कोटा सैम्पलिंग और कुछ लोग क्योटा सैम्पलिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोटा सैम्पलिंग में इस तरह होता है कि हम कहते हैं भाई इस तरह है कि आपने जाना है उस एरिया के, ठीक है, बाकी आप अपनी मर्जी करो, ठीक है, इंटरव्यू का, लेकिन आप उस एरिया में से करो, ठीक है, कि फलाने फलाने लोगों से, फलानी एज के लोगों से, फलानी एज के लोगों से, ठीक है। मतलब मैं ये कह देता हूँ कि भाई जाओ जाके शादीशुदा लोगों को करो, सिंगल लोगों का तुमने जाके करना ही नहीं है, ठीक है। तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट ये है कि इसके लिए हमें, चूँकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमें कोई भी फ्रेम ज़रूरत नहीं होती, उसमें सैम्पलिंग नहीं यूज़ होती बल्कि, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमें हर बंदे की जाके डेटा लेना पड़ता है। ये नहीं है कि अब जो हमने आगे से सैम्पलिंग की है उसको फर्दर सैम्पलिंग स्टार्ट कर दें, बल्कि नहीं भाई उस एरिया में जाना है, सब लोगों का डेटा लेना है, जो जो बंदा हमें वो मिलता है वो मिलना है। यानी हम इसमें ये नहीं होगा कि हम कुछ लोग छोड़ देंगे, ठीक है, तो हमें कोई फ्रेम बनाना पड़े, बल्कि हम यूज़र की कंसेंट पर या पर्सनल जजमेंट पर भी छोड़ देंगे। दूसरा ये है कि इसका कोटा सैम्पलिंग जो है वो काफ़ी क्विक है, यानी हम इस पर जल्दी काम कर लेते हैं, छोटा सा एरिया होता है हम उस पर जल्दी। और तीसरा है चीप, यानी इस पर हमें इतने पैसे नहीं लगते क्योंकि ये पॉपुलेशन से छोटा है, इस पर वाकई पैसे कम लगते हैं या एक्सपेंडिचर कम है स्टॉप वगैरह का। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि इस पर लॉन्ग, ये चूँकि हमने हर बंदे का लेना है, चूँकि ये है भी सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग में ऐसे होता है कि हम कोई डिटेल सारी लेते हैं बंदे से और हमें डिस्क्रिप्टिव डिटेल लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि अब हम सरसरी डिटेल लें, हम डिस्क्रिप्टिव लेंगे, ठीक है। और
यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि सैम्पलिंग एरर नहीं यहाँ पता चलेगा नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। वो तो सैम्पलिंग में यानी रैंडम सैम्पलिंग में फिर भी पता चल जाता है, लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने आगे से कुछ कंट्रोल्स डाल दिए हैं। ठीक है, तो चूंकि हम कहते हैं भाई जा तेरी मर्जी है, तू जिधर से मर्जी डाटा कलेक्ट कर, तो अब यूज़र की अपनी कंसेंट भी उसमें आ जाती है। ठीक है, वो अपने बायस भी हो सकता है, अपनी उसकी जजमेंट भी आ सकती है। ठीक है, तो जो है ना एक्यूरेसी और प्रिसीजन वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि बायस, ठीक है, अब इंटरव्यूअर किसी बंदे के साथ नहीं बनती तो वो जाके तो वो करता रहे, तो अब हम नहीं कर सकते। और जो अगला है वो है डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इंटरव्यूअर से मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिस तरह हम लोगों से डेली लाइफ में मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, और इस तरीके से भी नहीं है कि इंटरव्यूअर जाएगा, बल्कि वो जाके अपना कोटा सिलेक्शन में भी जाके अपना एक क्राइटेरिया करेगा, भाई हाँ मेरिट बंदा है तो उसको मैंने कैसे जज करना है या क्या करना है, तो अपने कुछ क्राइटेरियाज रखेगा। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि उस वहाँ भी मिस्टेक हो सकती है। तो अब बात करता हूँ रैंडम सैम्पलिंग की। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि रैंडम ऑर्डर में जाता है, एक शख्स किसी से भी डेटा कलेक्ट कर लेता है। जिस तरीके से हम लॉटरी नहीं करते, बहुत सारी पर्चियाँ डालते हैं, तो हर पर्ची को हम उठाते हैं। ठीक है, तो वो रैंडम होती है, हमें पता नहीं होता कौन सी होती है, जबकि ना रैंडम में हमें पता होता है कि कोई बंदे से हम जाके कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन लोगों से हम कर रहे हैं। तो रैंडम में ये है कि जो सामने आता जाए करता जाए। तो रैंडम की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और इस तरह काफ़ी हैं। लेकिन हम सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग की बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये कोर्स रैंडम सैम्पलिंग के गिर्द इवॉल्व करेगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बाकियों की भी बात करेंगे। तो रैंडम सैम्पलिंग में जी ऐसे होता है कि जो भी एलिमेंट्स है ना, ठीक है, पॉपुलेशन के, तो उनको सिलेक्ट होने की एक जैसी पॉसिबिलिटी होती है। जिस तरह के आपने पर्चियाँ फेंकी थी, तो उसमें हर एक की अपनी इक्वल पॉसिबिलिटी है, कोई भी निकल सकती है। तो ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे एरर भी आ सकते हैं रैंडम एरर्स में, रैंडम सैम्पलिंग में। वो कैसे कि इंटरव्यूअर को मैं कहता हूँ जाओ इंटरव्यू करो, तो वो सिर्फ क्या पता यंग लेडीज से कर ले, बूढ़े लोगों से कर ही नहीं। तो सिर्फ यंग लोगों की सोच और होती है, बूढ़े लोगों की और सोच होती है। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे एरर्स आ सकते हैं। और इस तरीके से भी हो सकता है कि उसके अपने इंटेंशनल बायस भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो अगर हम कोई भी ट्रेनिंग कर लें, कोई भी साइकोलॉजिकल थेरेपी कर लें, तो वो इस तरीके से इस सिचुएशन को नहीं क्लियर कर सकती। तो आज के कल के दिनों में जो रैंडमनेस है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो जाती है। जिस तरीके से आप देखते हैं कंप्यूटर नंबर जनरेट करते हैं या कुछ इस तरीके से, तो रैंडमनेस आजकल इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। तो आजकल लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, हम किसी दिन कोई टूल बनाएंगे जिसमें हम रैंडम आप लोगों को बना C++ और बाकी लैंग्वेजेस में बना के दिखाऊंगा, जिसमें रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी होगी और मैं आप लोगों को रैंडम सेलेक्ट करना सिखाऊंगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।